हेलो माय डियर्स, वेलकम इन स्टडी विद एस। और ये वीडियो नंबर 5 है प्रकाश की यूनिट का चल रहा है, जिसमें हम अभी पहला ही चैप्टर कर रहे हैं। यूनिट का पहला चैप्टर कर रहे हैं, तो जिसके पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और जिसमें तुमने पिछली क्लास में दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो समतल और गोली दर्पण, और फिर उसके गोली दर्पण के अवतल और उत्तल दर्पण, इसके विषय में पूरी तरीके से पढ़ा था। अब उसके आगे हम चल रहे हैं और उसके आगे अब नंबर आता है किसका, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये आगे का टॉपिक है। तो एक बार हम फिर से आप सभी लोगों को ये कहते हैं कि भाई हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी कराते रहें, ताकि आपको के सब्सक्राइबों से ही हमें आगे मोटिवेशन मिलेगा, तो और अच्छा करने का प्रयास हम करेंगे। तो आप लोग अपना प्यार इसी रूप में देते रहें। तो शुरू करते हैं, चलिए। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9454444429। अगर आपको जो चीज़ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी चाहिए तो हम उसके नोट्स भी आपको सेंड कर देंगे। अगर और उसके साथ साथ लेकिन आप हमारी वीडियो के साथ देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये आप जरूर बताएं, जो भी समस्या हो वो भी बताएं, और साथ में कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, या जो कमी है तो कमी भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो यहाँ पर हमने पहले ही 2 गोली दर्पणों से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बना रखा था। तो गोली दर्पण में आपने पहले ही पढ़ लिया था कि गोली दर्पण क्या होता है, कि कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके हम किसी एक भाग पर पॉलिश या पेंट करके उसका दूसरा तल परावर्तक बना लेते हैं, और ऐसे बने दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। तो उसमें 2 प्रकार अवतल और उत्तल पढ़ा था। तो ये गोली दर्पण है। तो देखो इसके हमने उभरी हुई सतह पर पेंट कर दिया, तो उसमें अवतल दर्पण की परिभाषा में पढ़ा था। अगर उभरी हुई सतह पर पेंट होता है तो वो अवतल दर्पण है। तो देखो उभरी हुई सतह पर पेंट है, तो ये देखो हमने लिखा है पॉलिश किया गया तल, यानी कि पेंट किया गया तल। इसमें कहाँ पर किया, देखो ये अंदर की ओर तीर का निशान दिखा रहा है, अंदर की तरफ पेंट किया इसमें। तो ये अंदर की तरफ इसमें पेंट है, इसमें बाहर की तरफ पेंट है। तो परावर्तक तल अवतल में किधर होता है, दबे हुए तल से परावर्तन होता है, और उसमें उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। तो परावर्तक तल इसका देखो अंदर वाला हिस्सा है दबा हुआ, और इसका ये उभरा हुआ हिस्सा है जो परावर्तक तल के रूप में लिखा गया। यानी इस पर कोई अगर किरण पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो यहाँ से इसको काट दिया गया और इसको यहाँ से काट करके अलग कर लिया गया। तो ये पार्ट इतना जो बनेगा ये उत्तल दर्पण कहलाएगा, और ये वाला अवतल दर्पण। इसीलिए हमने ये अवतल दर्पण कॉनकेव और उत्तल कॉन्वेक्स, इसलिए कॉनकेव बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई। और यहाँ पर ये सी क्या होगा, सी कहलाता है वक्रता केंद्र। चलो लिख भी देते हैं, सी क्या होगा आपका, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं। कर्वेचर माने वक्रता होती है, सेंटर मतलब केंद्र। तो ये आपके क्या है, वक्रता केंद्र है। तो चलिए अब इसको हम धीरे धीरे से शुरू करते हैं। और पी से हम, पी फॉर पोल, पोल मतलब ध्रुव। तो अब बारी बारी से एक एक की परिभाषा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ध्रुव से ही करते हैं। तो पहला नंबर डिफिनेशन है हमारा, जिसे बोलते हैं क्या, ध्रुव। अब ध्रुव क्या है इसके विषय में जानेंगे। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो इसकी परिभाषा क्या लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है जरा देखिए। इसकी परिभाषा है कि परावर्तक तल, देखो ये क्या है, परावर्तक तल है। चित्र के साथ समझिए और अच्छे से, तो आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसी फिगर को देखकर सारी परिभाषाएं आप लिख सकते हो। आप हमारे साथ हमारी बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। न समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, तो और अच्छे से समझ में आए, बैक करके भी देख सकते हो। तो ये क्या है, आपका परावर्तक तल है, और ये पी क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो वही क्या होगी परिभाषा इसकी, क्या होगी कि परावर्तक तल का, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ठीक, बीच का बिंदु क्या कहलाएगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं,
तो डेफिनेशन हो गई इसकी। ध्रुव क्या होता है समझ में आ गया कि परावर्त तल का जो मध्य बिंदु होगा उसे ही क्या कहेंगे, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक, तो पोल कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ये देखो पी मिड पॉइंट पे दिख रहा है, तो ध्रुव की परिभाषा ये हो गई। अब चलो ध्रुव के बाद अगली बात करते हैं। अगली बात हम करते हैं नंबर 2 पर। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए, बहुत ध्यान से समझेंगे और बड़ी प्यारी डेफिनेशन बड़े आसानी से समझ लेंगे। और इसको समझने का फायदा है एक साथ वक्रता केंद्र और उसके साथ वक्रता त्रिज्या दोनों की डेफिनेशन आसानी से याद हो जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा हम लिख रहे हैं। देखो वक्रता केंद्र को समझने के थोड़ा सा और समझ लिया कि गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण एक कांच का खोखले गोले का भाग ही तो है। गोली दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का भाग ही तो है। कोई खोखला गोला होगा चिकना जिसमें रिफ्लेक्शन हो सके, जो पारदर्शी हो, ऐसा कोई खोखला गोला किसी चीज का होना चाहिए, उसी से ही हम दर्पण बना सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें लिख रहे हैं वक्रता केंद्र। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र दर्पण का, या गोली दर्पण का लिखेंगे, उसी का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, उसी गोली दर्पण का उसी रुक जाइए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, गोले का भाग होता है, उसी खोखले गोले का लिखना था, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी खोखले गोले का केंद्र, उसी खोखले गोले का केंद्र, यानी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। हमने बताया कि गोली दर्पण क्या होता है, कोई एक खोखला गोला है, उसी को काटते हैं और उसी के पेंट करके पॉलिश करके बना के गोली दर्पण बना लेते हैं। ये परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हो गोली दर्पण में। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि जो गोली दर्पण है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे चाहो तो लिख लो, इसे सी कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके क्या है, ये देखो सी है, ये सी है, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये पी ध्रुव आप पहले पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से वक्रता केंद्र की परिभाषा भी होगी और ध्रुव की भी परिभाषा हमने समझ ली। चलो अब वक्रता केंद्र के बाद अब देखना अभी वक्रता केंद्र से ठीक जुड़ी हुई हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। इसको बिगाड़ लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम वक्रता त्रिज्या। देखो इसमें समझ में आ जाएगा, इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं, ये अवतल दर्पण है, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण। ठीक, तो अब आ जाओ यहाँ पर वक्रता त्रिज्या तीसरी परिभाषा हो गई है। वक्रता त्रिज्या एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो गई, इसकी सेम ऐसी परिभाषा देखो यहां पर आ जाएगा, गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये देखो, और इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक बात हो गई, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आपकी वक्रता त्रिज्या की हो गई। तो मिलती जुलती बिल्कुल है, यहां तक कि देखो उस खोखले का भाग होता है, दोनों में मैच कर रहा है। तो खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और खोखले गोले की दर्पण यानी उसकी त्रिज्या यानी खोखले गोले की त्रिज्या ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह इसकी भी परिभाषा हो गई वक्रता त्रिज्या की। आपको दिख रहा है, ये देखो पी से सी तक की ये हमने आर रखा है, इसमें भी और इसमें भी। ये उत्तल दर्पण में दिखाया गया है और ये अवतल दर्पण में, दोनों में यह आर क्या हो गई, इसकी वक्रता त्रिज्या। और एक बढ़िया सा तुमको खास बात लिखा देते हैं इसमें भी, ठीक। तो इसकी खास बात क्या है, चलो देखो, एक अच्छी सी बात इसमें समझ में आएगी जो आपको याद भी रखना है और आपको हेल्प भी करेगा फिगर ड्रा करने में, जो आगे अभी बहुत सारे फिगर बनाएंगे वस्तु की स्थिति को देखते हुए। तो आज ये यहाँ पर क्या लिख देते हैं, खास बात आपकी क्या है, चलो खास बात स्टार से, ठीक। तो खास बात स्टार से क्या है, वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या दोनों चीजें अवतल दर्पण में बाईं ओर, अवतल दर्पण में दर्पण के बाईं ओर तथा उत्तल दर्पण में दाईं ओर होते हैं। अब देखो, ये आपका अवतल दर्पण, आप सामने खड़े हो जाइए, ये ध्रुव है, जैसे ये ध्रुव है आपका, इस ध्रुव को आप खुद मान लो और इसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो गए। तो ये कौन सा, इधर वाला हाथ बायां हाथ, तो ये बाएं हाथ देखो, ये जो आपकी वक्रता केंद्र है बाईं तरफ पड़ रहा है, वक्रता त्रिज्या भी ये ध्रुव से इधर ही की ओर है, बाईं ओर है। तो ये दर्पण के लिए पर आप हो, तो अवतल दर्पण में दोनों चीजें बाईं ओर है, ऐसे इसके सामने खड़े हो जाओ। तो ये ध्रुव है आपका, यहाँ पर खड़े होगे, तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, दोनों, ये दाहिना हाथ है तो इधर दोनों तरफ, ये देखो इधर सी और ये आर, तो दोनों तरफ दोनों चीजें राइट हैंड साइड है, तो यानी दाईं ओर होती है उत्तल में, और अवतल में दोनों चीजें बाईं ओर होती हैं। ये बात हमें याद रखना है हमेशा। अभी आगे चित्र हम बनाएंगे बहुत सारे, जो वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करना होगा कि वस्तु कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी बनते, कंडीशंस भी हैं, वो सारी कंडीशंस हम इसी बोर्ड पर धीरे धीरे से सारी बातें कंप्लीट करेंगे। तो ये बात इसमें समझ में आ गई होगी आपकी कि कौन सी चीजें कहाँ पर होती हैं। ये हम क्लास 10th लेवल से भी चल रहे हैं और 12th लेवल, दोनों को 12th लेवल स्टैंडर्ड को मानते हुए सारी बातें हम बताते हुए चल रहे हैं। ये चीजें समझ लोगे तो आगे भी बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। समस्याएं जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, जो क्वेश्चन आंसर होंगे, हमको क्वेश्चन आंसर करने की ज्यादा टेंशन नहीं, सारे के आंसर आपको पहले से ही पता हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझते रहिए। तो ये आपकी बात यहाँ पर हमने कर ली खास बात की। तो हमने क्या देख लिया, ध्रुव जान गए, वक्रता केंद्र जान गए, वक्रता त्रिज्या जान ले। अब उसके आगे एक अगली बात करते हैं। अगली बात आती है, अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो चलो इसके आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो हेडिंग आपकी यहाँ पर हो गई मुख्य
अक्ष, मुख्य अक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष में आ जाओ। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष की परिभाषा बड़ी आसान, ये देखो हमने मुख्य अक्ष इसमें लिखा रखा है और इधर हमने ये मुख्य अक्ष लिखा है। तो मुख्य अक्ष है क्या? जरा देखो, हमने पी को क्या हुआ, सी से मिलाया और इसी को लाइन को आगे बढ़ा दिया, बोल दिया ये मुख्य अक्ष है। इधर भी देखो, पी से सी से मिलाते हुए आगे कर दिया, ये बोल दिया हमने मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा हो गई क्या कि गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर इसका हम नाम दे दें तो यहाँ से पीसी कर लें, या अगर यहाँ भी नाम दे दे तो पीसीओ करके बोल सकते हैं। तो ये पीसी क्या है? कहलाती है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष को हम क्या लिख सकते हैं? नोट करके यहाँ पर बीच में ब्रैकेट में पीसी को हम बोल सकते हैं कि पी और सी। ठीक है, तो पीसी है यहाँ पर, हमने लिखा है, मार्कर में इंक कम हो गई। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? पीसी मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये यहाँ पर आपकी मुख्य अक्ष की बात भी हो गई। देख रहे हैं आप, पी को सी से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती, तो मुख्य अक्ष की कहानी हो गई पूरी। चलिए एक आध बात और कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है अभिलंब। अभिलंब के पहले हम द्वारक समझ लेते हैं। द्वारक क्या होता है? द्वारक, इसको बोलते हैं एपीचर बोलते हैं इसको। तो द्वारक क्या होता है? द्वारक समझिए। द्वारक का एक समझ लीजिए कि दरवाजा समझ लीजिए। जैसे कि कमरे का दरवाजा होता है, उससे कितनी चीज जा सकती है, कितना बड़ा है वो, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका द्वारक होगा। तो यहाँ पर द्वारक क्या होगा? दर्पण का द्वारक। जैसे ये देखो, ये है आपका दर्पण का द्वारक, ये भी क्या है? दर्पण का द्वारक। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई? दर्पण क्या है? जितना तल ये परावर्तक तल है वही पूरा दर्पण है। तो आप क्या लिखोगे? यही बात लिखेंगे। ये पूरा देखो, यहां से ये पूरा एरिया, यहां से यहां तक का ये एरिया जितने में पॉलिश किया जाता है, जितना तल, जितना इसका हिस्सा पेंट कर दिया जाता है, उस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं परावर्तक तल। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे क्या कि परावर्तक तल के दोनों सिरों, परावर्तक तल के दोनों सिरों को मिलाने वाली जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। जीवा इंग्लिश में बोलते हैं CHORD। जीवा क्या कहलाएगी? जीवा दर्पण का, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है। द्वारक कहलाती है। अब कुछ लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही है कि जीवा क्या होती है? जीवा, जैसे कि देखो, जीवा को जैसे कि ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अगर केंद्र से कोई देखा जाए तो उसे कहते हैं व्यास। अगर कोई जितनी भी रेखाएं अगर हम केंद्र से डालें वो व्यास है। और व्यास को यानी इस केंद्र को न छुए बिंदु, इसके कोई दो पॉइंट मिला, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, यानी कि किसी भी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रही हो रेखा, लेकिन वो केंद्र से होकर न जा रही हो, तो उसे हम कहते हैं जीवा। तो ये ए बी आपकी क्या है? जीवा। तो यहाँ पर भी क्या होता है? ये गोलीय दर्पण, और उसको मिलाने का काम कर रहा है ये, और केंद्र है यहाँ और मिल रही है यहाँ, तो ये क्या कहलाएगी? जीवा। और ये क्या है? M1 M2 इधर भी नाम दिया है, M1 M2 नाम इधर भी दिया है। तो परावर्तक तल के दोनों सिरों को मिलाने वाली जीवा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो इसमें जो द्वारक है, तो चित्र में द्वारक क्या है? दोनों चित्रों में M1 M2 है। M1 M2 द्वारक है, M1 M2 द्वारक है। ये बात होती है द्वारक की। तो ये द्वारक भी आपका हो गया कि द्वारक क्या होता है। तो इस तरीके से अब इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी।
आप चाहो तो एक बात और लिख देते हैं, अविलंब। अविलंब की बात भी कर लेते हैं। चलो, अविलंब क्या होता है, एक डेफिनेशन और अविलंब की बात कर लेते हैं। अविलंब, अविलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल अविलंब भी समझ लीजिए, क्योंकि अविलंब की भी आगे भी चैप्टरों में जरूरत पड़ेगी। तो अविलंब क्या है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि इस दर्पण के द्वारक के किसी भी बिंदु पर, या द्वारक की कह लो या परावर्तक तल से कह लो, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, बिंदु को, किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा वक्रता सॉरी अभिलंब कहलाती है। रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये कहानी हो गई कि गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब मतलब कि जैसे ये है, यहां से हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे जाकर के थोड़ा ऊपर हो गया, इसको जाकर के इससे मिला दिया। तो ये लाइन यहाँ पर जैसे हमने ये पॉइंट को दे दिया, मान लेते हैं ये कोई ओ पॉइंट है, तो ओसी, उसी ये क्या हो जाएगी, एक अभिलंब हो जाएगा। ऐसे इसमें भी मिला सकते हैं, ये इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो ऐसे मिला दिया, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, इसका अभिलंब कहलाएगा। ठीक, इसको हालांकि ये इस तरीके से यहाँ पे डालते हुए मिलाएंगे। तो ये हो गई बात इसमें अभिलंब की। ठीक है, कि वक्रता दर्पण, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिलाएं तो वो जो रेखा होगी उस बिंदु का, उस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी। ये समझ लीजिए, जैसे कि इस बिंदु से डाला ओ पॉइंट पर, तो ये ओ पॉइंट पर ओसी क्या है, अभिलंब है। ठीक, जो कि इस दर्पण के ऊपर है। तो आज के लिए इस क्लास में आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो बच्ची की बात है आगे भी बताएंगे। अभी और कुछ 4-5 डेफिनेशन और भी बाकी हैं। तो आज हमने क्या क्या जानना, हमने पहले तो दर्पण के ध्रुव को समझा, दर्पण के ध्रुव को जाना कि मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और फिर उसके बाद हमने वक्रता केंद्र पढ़ा, तो हमने पढ़ा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये बात होगी। वक्रता त्रिज्या भी पढ़ा, तो उसी प्रकार से गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती, जो हमने आर से पढ़ा। और उसके बाद मुख्य अक्ष का पढ़ा, और इसकी खास बात भी पढ़ी कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्याएं अवतल दर्पण में बाईं ओर होती है। देखो अवतल दर्पण है आपका और ये बाईं ओर है, इसमें दाईं ओर है। देखो यहाँ पर दर्पण है, ये दाईं ओर है। ये बात भी हमने पढ़ी। तो ये सारी बातें पढ़ते हुए फिर हमने मुख्य अक्ष के बारे में समझा, मुख्य अक्ष के बाद हमने दर्पण के द्वारक को समझा, दर्पण के द्वारक के बाद हमने अभिलंब को भी समझा। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, जो गलती हो रही है तुम लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम है या कोई हमसे मिस्टेक हो रही तो आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।